बच्चे बाकी ज्वाइन करें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ जी बच्चे, अभी तक कितनों ने ज्वाइन किया तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपके पास, मैं आपको ये बोल रहा था कि आपके पास दो तरह की जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो दो तरह की फील्ड्स बनती है। बैटरी का पॉजिटिव पी के साथ नेगेटिव एन के साथ है, तो बैटरी की जो फील्ड बनती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनती है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे शो किया हुआ है ये 1, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास जो आपके पीएन जंक्शन की डायोड की बैरियर पोटेंशियल की फील्ड थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का नहीं था, ये इसके अंदर जो चार्जेस की कंसंट्रेशन थी उसकी बेसिस से पॉजिटिव नेगेटिव हमने पहले डिस्कस किया, उसकी बेसिस पे थी, ये इस डायरेक्शन में थी। तो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बैटरी की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करती है, श्रिंक करती है, उसको वीक करती है, छोटा करने की कोशिश करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और चार्जेस के फ्लो का स्टार्ट का मतलब है कि आपके पास डायोड फॉरवर्ड बायस में उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड हम केस में आ जाते हैं रिवर्स बायस के केस में, ठीक है। रिवर्स बायस की कंडीशन जो है वो क्या करती है, बेसिकली प्रिवेंट करती है करंट के फ्लो। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस यस सर, सर। आ रही है आवाज। यस सर। जो सेकेंड आपके पास है रिवर्स बायस्ड है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि करंट के फ्लो को क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। करंट के फ्लो को रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, ऐसे रोका जाता है कि पॉजिटिव साइड, ठीक है, बेसिकली हम बाइसिंग करते हैं। अब हम ये करते हैं कि जो डायोड का कैथोड है उसको पॉजिटिव दे रहे हैं, डायोड पे जो ये एन टाइप रीजन है उसको पॉजिटिव दे रहे हैं, और जो दूसरा रीजन है उसको नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। और इस केस में आपके पास क्या होता है, इस केस में आपके पास ये होता है कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो पहले की निस्बत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है मैं आपको भी दिखाऊँ। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था, ठीक है। ये वही डायग्राम है, सिर्फ ये है कि ये अब रिवर्स बायस्ड है। पॉजिटिव इस तरफ था, नेगेटिव इस तरफ था, तो इसमें दो फील्ड्स अभी भी इंटरेक्ट कर रही हैं। एक कौन सी फील्ड है, एक इसकी बिल्ट इन फील्ड है, ठीक है, जो कि 2 से रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट करी है। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव क्यों, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी आपके पास बैटरी इंड्यूस फील्ड है, जो फील्ड है जिसमें अब आप क्या कर रहे हो, एन को पॉजिटिव से पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये भी एन से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब एन से पी की तरफ डायरेक्टेड है इन रिवर्स बायस केस। तो जैसे पहले केस में वो दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थी फॉरवर्ड बायस के केस में, तो वो क्या कर रही थी, आपके बैरियर को वीक कर रही थी, कमजोर कर रही थी। अब वो क्या कर रही है, बैरियर को चौड़ा कर रही है, वाइड कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है।
तो बैरियर पहले की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके पास करंट के फ्लो के चांसेस और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, ये इस डायग्राम में इसी ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आप ग्राफ तो में एक बात दोबारा बताइएगा उसके, करंट फ्लो की जो भी बताइए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले जो हमने फॉरवर्ड बायस के केस में देखा था, तो हमने ये देखा था कि आपके पास जो बैटरी की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो वो क्या करती थी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती थी, या जो बैरियर था उसको क्या करती थी, उसको कम चौड़ा कर देती थी। ठीक है, तंग करना शुरू कर देती थी, ठीक है, नैरो करना शुरू कर देती थी। ठीक है, ये चीज पहले केस में होती थी रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस। जब आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो बैटरी की इंड्यूस्ड फील्ड है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, ये एन पे पॉजिटिव है, पी पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है। और जो आपके पास बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस पी एन जंक्शन की थी, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन ये इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव था उसकी बेसिस पे। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इन्हांस करती हैं, मजबूत करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। तो वो जो आपके पास बैंड गैप था, जो कि फर्ज करो पहले फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर का था, अब वो हो जाता है 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का। क्यों? क्योंकि दोनों फील्ड जो अब आपके पास जो इंटरेक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को इन्हांस कर रही हैं, इम्प्रूव कर रही हैं, या बैंड गैप को क्या, सॉरी बैंड गैप कह रहा हूँ, बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रही है, वाइड कर रही है। ठीक है, तो जब आपका बैरियर पोटेंशियल पहले की निस्बत, बाइसिंग से पहले की निस्बत तो था ही था, लेकिन जैसे ही आपने बाइसिंग की है, रिवर्स बाइस किया, तो वो और ज्यादा वाइड हो गया और अब करंट के फ्लो के चांसेस और ज्यादा क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, ओके सर। बच्चे आप लोगों को समझ नहीं आई तो बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर तो फिर रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा ना? रिवर्स बायस में आइडियली करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका बिहेवियर कभी भी आइडियल नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली कोई ना कोई करंट फ्लो करता है। वो क्यों फ्लो करता है? वो ऐसे फ्लो करता है कि आपके पास जब आप रिवर्स बायस करते हो तो एक पॉइंट आता है कि वो बैरियर ब्रेक कर ही जाता है। ठीक है, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे को इन्हांस कर रहे हैं, एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम आता है कि आपके पास ये जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बैरियर को ब्रेक कर जाती है और रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है। लेकिन वो बहुत हाइयर वोल्टेजेस पे जाके होता है। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल डायोड की हम बात करते हैं, तो हम देख रहे थे फॉरवर्ड बायस के केस में कितनी वोल्टेज मैंने आपको बताई थी, 0.7 वोल्ट बताई थी ना, जो आपके डायग्राम के यस यस अंदर सर। सर, थी। 0.7 वोल्ट। यस सर। 0.7 को एक्सीड करता था तो आपके पास डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता था, करंट का फ्लो जो है स्मूथ हो जाता था। रिवर्स बायस के केस में वही वोल्टेज 50-55 वोल्ट्स पे जाके तब आपके पास रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे 0.7 है और कहाँ पे 55 वोल्ट है, ये ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ज्यादा है, 50 टाइम्स नहीं, 60-70 टाइम्स ज्यादा है। तो आपके पास रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का डैमेज होता है कि रिवर्स बायस में आप ज्यादा वोल्टेज देते हो तो वो बैरियर उसका परमानेंटली डैमेज हो जाता है और आप रिवर्स बायस में करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, ओके सर। a small amount of current is generated due to minority charge carriers in p and n regions. These minority carriers are produced due to thermally generated whole electron pairs. Minority electrons in p region push towards positive bias voltage cross junction and then fall in holes in n region and will still travel in valence band generating a hole current. Basically क्या होता है आपके पास के होल्स भी, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होते हैं और होल्स भी मूव कर रहे होते हैं। एन टाइप रीजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और पी टाइप में आपके पास होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप रीजन में होल है, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन जब आप रिवर्स बायस करते हो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है। ये वाला करंट है, ये जो इस ग्राफ के अंदर ये थोड़ा सा करंट आपको शो हो रहा है ना, देखो ये एक्स एक्सिस से जरा सा गैप है इस दरम्यान, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया था फॉरवर्ड बायस के केस में कि ये करंट ना होने के बराबर है, जो कि ऑलमोस्ट इग्नोरेबल है। हाँ, जब ब्रेक डाउन हो जाता है और ये स्टीप राइज होता है, अब आपके पास करंट जो है वो क्या है, वो आपके पास
सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, चाहे वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। ये तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक रिवर्स करंट भी फ्लो करता है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। If external bias voltage is increased to a value called breakdown voltage, the reverse current can increase drastically. ये वो वाली बात है जो मैंने आपको अभी बोली थी कि आप जब क्या करते हो, आप बायस वोल्टेज को इम्प्रूव करते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, ठीक है, टिल द पॉइंट कि आपके पास एक फिनोमेना जिसको कहते हैं ब्रेक डाउन, एक वोल्टेज जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, वो जब अपीयर हो जाती है, वो जब अगर कर जाती है, तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब आपके पास रिवर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत सडन राइज करता है। Free minority electrons get enough energy to knock valence electrons into the conduction band। ठीक है, और होता क्या है कि आपके पास पी टाइप रिजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ब्रेक डाउन वोल्टेज की वजह से उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हो रिवर्स बायस के केस में, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, तो रिवर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे स्टार्ट करता है, ये ऐसे स्टार्ट करता है, जब आप ब्रेक डाउन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। उस एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, नेबरिंग एरियाज में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में ले जाते हैं, मतलब उन नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देते हैं कि वो जंप कर जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, और ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है। मतलब जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ ले गए, और ये इलेक्ट्रॉन जो अब कंडक्शन बैंड में गया है, ये फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स को भी इसी तरह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ ले जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेलॉन्च इफेक्ट कहते हैं। एवेलॉन्च का पता है क्या होता है? नो सर। आप लोगों ने बाज़-औक़ात वीडियोस देखी होंगी या मूवीज़ में देखा होगा कि पहाड़ों पे बाज़-औक़ात थोड़ी सी बर्फ़ चोटी से गिरना शुरू होती है और वो नीचे आते 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 बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है। बाज़-औक़ात वो एक बॉल बन जाती है और बाज़-औक़ात वैसे ही वो ऊपर से जो बर्फ़ है वो स्लिप करते हुए नीचे आती है। किसी ने देखा है ये? यस सर। यस सर। इस चीज़ को एवलांच कहते हैं। ठीक है, कि आपका प्रोसेस एक छोटी चीज़ से शुरू हुआ लेकिन फर्दर नीचे आते 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 वो बहुत ज़्यादा हो गए। इसकी आप एग्जांपल लेना चाहो तो वो बॉल वाली एग्जांपल ले लो कि पहाड़ की चोटी से आपने बर्फ़ की एक छोटी सी बॉल को रोल किया, लेकिन वो रोल होते होते क्या करती है कि अपने साथ और बर्फ़ इकट्ठी करते करते बहुत बड़ी बॉल बन जाती है। तो इस इफेक्ट को भी हम एवलांच इफेक्ट कहते हैं कि जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और वो ये बढ़ी हुई एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते जाते हैं, और इस तरह क्या होता है, आपके पास दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ते बढ़ते आपके पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, रिवर्स में। बच्चे मेरी बात की समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा बच्चे, एक मिनट वेट करना। अच्छा, ये पेज एक नजर डाल लें सर। ये पेज, ये पेज, ये बस ये ठीक है सर, इसी
सर आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, अब हम डायोड के वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो करंट है, ठीक है, हम वैसे ये डिस्कस कर चुके हैं। जो करंट है, जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट कहते हैं, और उसको आई एफ से डिनोट करते हैं। एट 0 वोल्ट वी बायस अक्रॉस द डायोड देयर इज नो फॉरवर्ड करंट। इस सर्किट को देखो, आप वी बायस जो है ये वोल्टेज स्टार्ट कर रहे हो, जब आप 0 वोल्टेज दे रहे हो तो आपके पास कोई फॉरवर्ड करंट नहीं है। ठीक है, जो कि ग्राफ में आपको नज़र भी आ रहा है। विद ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ वी बायस द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप वी बायस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास वी एफ जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज है वो भी इंक्रीज कर रही है, और जो आपके पास फॉरवर्ड करंट है वो भी ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। A resistor in series will limit the forward current in order to protect the diode from overheating and permanent damages. उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास एक सीरीज में आपने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। वो इसीलिए लगाया हुआ है कि डायोड के क्रॉस ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करना शुरू हो जाए तो वो क्या हो जाता है, डैमेज कर जाता है, ओवरहीट भी होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक सीरीज में रेजिस्टर लगाया है, क्योंकि रेजिस्टर करंट को क्या करता है, ऑपोज करता है। A portion of forward bias voltage drops across the limiting resistor. अब इस रेजिस्टर पे लगाने से बेसिकली क्या हुआ है कि आपको पता है, हम केवीएल पढ़ चुके हैं, या आप कह लो कि हम सीरीज में रेजिस्टर्स को देख चुके हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टर होते हैं तो जो आपके पास सप्लाई वोल्टेज होती है बेसिकली वो डिवाइड हो रही होती है। ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो बच्चे आपको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ये रेजिस्टर नहीं है, मैं वी वाइस वोल्टेज जैसे ही 0.7 वोल्ट पे जाता हूँ तो आपके पास करंट का फ्लो क्या होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अब मैं यस क्या सर। करता हूँ कि मैं एक लिमिटिंग रेजिस्टर लगा देता हूँ। ठीक है, एक लिमिटिंग रेजिस्टर लगा देता हूँ ताकि करंट जो है वो डेंजरस अमाउंट में ना फ्लो करे। तो अब जब मैं 0.7 वोल्ट लगा रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, या आपको वैसे भी पता है कि वोल्टेज जो है वो सर्किट के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस ड्रॉप करती है। ठीक है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप करेगी। फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टर के अक्रॉस 0.3 वोल्ट ड्रॉप कर रही है। ठीक है, अगर 0.7 में से 0.3 यहाँ ड्रॉप करी है तो 0.4 यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब 0.4 आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, वैसे ही है ना, क्योंकि आपके पास जो इसकी बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 है। तो आप वी बायस तो 0.7 वोल्ट दे रहे हो, लेकिन आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 नहीं है। जब तक फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 नहीं है तब तक करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा। जब आप इसको इंक्रीज करते करते फर्ज करो आप इसको 1.5 पे लेके आए हो, जब 1.5 पे लेके आए हो तो फर्ज करो यहाँ पे आपके पास अब 0.7 वोल्ट जो है यहाँ पे अपीयर होने शुरू हो गए। जब 0.7 यहाँ अपीयर होने शुरू हो गए, अब आपके पास करंट क्या करेगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, इसमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके सर। Continuing increase of VF causes rapid increase of forward current but only a gradual increase in voltage across diode। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आप 0.7 आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आप ग्रेजुअली स्लोली वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो एक टाइम आएगा आपके पास जो करंट है वो तो रैपिडली इंक्रीज करेगा, लेकिन आपके पास जो वोल्टेज होगी वो आपके पास जो है बहुत स्लोली इंक्रीज करेगी। इसी की एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 0.7 है, अगर मैं इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वैसे मैंने लाइन जरा टेढ़ी बनाई है लेकिन ये बहुत हुआ तो 0.75 होगी। ठीक है, तो आप गौर से अगर देखो तो आपको नजर आ रहा है कि वोल्टेज 0.7 से 0.75 पे गई है, लेकिन करंट आपके पास मैं कहता हूँ कि 10 टाइम्स बढ़ गए। ऐसे ही है ना। यस सर। ये तो डिक्रीज नहीं हुआ जो आपने अभी लाइन बनाई है। क्या चीज डिक्रीज हुआ, अच्छा सर जो भी आपने लाइन बनाई है अगर वो इंक्रीज हो तो लाइन और ऊपर नहीं जाएगी? ये करंट की लाइन नहीं है, ये मैं आपको एक्स एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ओके। ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पे 0.7 है तो यहाँ पे 0.75 हो गया। करंट नहीं डिक्रीज करा मैं, ये कर्व फर्दर ऊपर ही जा रही है। ठीक है, समझ ठीक है आइए सर। अहमद। यस सर, आगे समझ। ये मैं आपको करंट की वोल्टेज की पोजीशन बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पे, या आप इसको ऐसे देख लो कि एक ये पॉइंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, इस पे 0.7 है, एक ये पॉइंट है 0.75 है। ठीक है, तो
ये इसकी वजह से आपके पास क्या है, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी वोल्टेज राइज हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस आप देख लो करंट का बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। अच्छा, अब आ जाती है डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज नॉट कांस्टेंट बट इट चेंजेस ओवर द एंटायर कर्व, सो इट इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो डायोड है ना, उसकी रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जब हम अपने सर्किट के अंदर एक वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाते थे, एक सिंपल सीरीज सर्किट बनाते थे, तो हम जब तक ये नहीं हम मेंशन करते थे कि आपने एक वो यूज़ किया, पोटेंशियोमीटर यूज़ किया, तो अगर 1K का रेजिस्टर है तो उसको हम एंड तक 1K ही कहते थे। हम ये नहीं कहते थे कि सप्लाई वोल्टेज जो है बड़ी है तो आपके पास रेजिस्टर 1K से 2K हो गया। रेजिस्टर की वैल्यू अपनी हमेशा क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। लेकिन आपके पास जो डायोड है, क्योंकि ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन इसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती फिक्स्ड अमाउंट में? इसीलिए नहीं होती फिक्स अमाउंट में, अगर आप इस कर्व को देख लो या ये पीछे वाली कर्व देख लो। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हमने कहा हुआ है, हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा है कि V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू V ओवर I। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता है और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो पता है, तो आपकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही है बात। यस सर। यस सर। ऐसे ही है ना आकिब? यस सर। ठीक है, सर तो जी। आपके पास जी कोई सवाल है? नो नो सर, कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि आपको अगर एक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो पता है और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो पता है, तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आप ये चीज़ देखो तो आप देखोगे कि ये कर्व आपके पास सीधी नहीं है। ठीक है, ये कर्व आपके पास स्टेडीली राइज कर रही है। इसका ये मतलब है कि अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज का चेंज इतना है, लेकिन आपके पास करंट का चेंज काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही है। ठीक है, वोल्टेज का चेंज इतना सा है, करंट का चेंज इतना है। इसका ये मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट करो वोल्टेज आपके पास बढ़ रही है 2 वोल्ट बढ़ रही है, तो करंट आपके पास कितना बढ़ रहा है, 10 मिली एम्पेयर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये इस पोर्शन को देखते हो, ये वाला पोर्शन जो पहला पोर्शन है, इस पोर्शन की चौड़ाई और इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब ये भी 2 वोल्ट की चेंज है। मैं फर्ज कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 वोल्ट की चेंज है, लेकिन आप यहाँ पे अगर करंट की चेंज देख रहे हो तो ये आप देख रहे हो ये इतनी सी है। उस केस में आपके पास कितनी थी, तकरीबन इससे 5 गुना ज्यादा थी, तो ये होगा फर्ज करो 2 मिली एम्पेयर होगा। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे आप लोगों को? यस सर। मैं बच्चे सिंपल ये कह रहा हूँ कि आप अगर देखो कि इसकी वोल्टेज की चेंज और करंट की चेंज जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। स्टार्ट के केस में आप वोल्टेज थोड़ी सी चेंज हो रही है तो करंट की चेंज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आगे के केस में जहाँ पे आपके पास वो क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो जाता है, अब आपके पास वोल्टेज की थोड़ी सी चेंज जो है, थोड़ी सी चेंज करंट की बहुत ज़्यादा चेंज शो करेगी, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होती है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो किसी केस में वी ओवर आई की वैल्यू कुछ बन रही है। ठीक है, इस केस में वी ओवर आई देखो ना, इस केस में अगर आप देखो वोल्टेज आपके पास फर्ज करो वही थोड़ी सी है, लेकिन करंट आपके पास बहुत ही कम है। इस केस में आपके पास वोल्टेज उतनी है लेकिन करंट ज़्यादा हो गए। तो आपके पास डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती। डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि ये डायनामिक रेजिस्टेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस के केस में हम क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं कि जब आपके पास रिवर्स वोल्टेज है तो आपके पास रिवर्स करंट ना होने के बराबर है, ये नहीं है, जीरो, ये ओरिजिन की बात करें। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, जैसे ही आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो आपके पास थोड़ा सा करंट इंक्रीज करता है। एट अ पॉइंट रिवर्स करंट शूट्स अप विद द ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, द वोल्टेज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज नॉट नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन। जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज अपीयर हो जाती है, जब आपकी वोल्टेज की वैल्यू, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन को अचीव कर जाती है, उस केस में क्या होता है, आपके पास करंट जो है उसका राइज क्या होता है, बहुत सडन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
ये नॉर्मल मोड नहीं होता ऑपरेशन का, ठीक है। एट दिस पॉइंट रिवर्स वोल्टेज रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली वीवीआर बट आईआर वेरी रैपिडली इंक्रीज। और वही बात है कि आपके पास वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो अब इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट उसी वैल्यू पे है, लेकिन आपके पास ब्रेकडाउन करंट जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करें। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल सेट बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी ये आपकी डोपिंग लेवल पर डिपेंड करती है, उसकी डोपिंग किस तरह से हुई है, और ये मैन्युफैक्चरर ही सेट करती है। और ये आपके पास डायोड की क्या है, ये आपके पास डायोड के जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी कर्व है, ठीक है। कोई बच्चा मुझे इस कर्व को एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर इसमें फॉरवर्ड प्राइस में जैसे आपने पोटेंशियल बैरियर का बताया था, उस हिसाब से पहले स्लोली इंक्रीज हो रही है, फिर एक पॉइंट में जाके जैसे इसकी लिमिटेशन खत्म होती है अचानक राइज कर है। इसी तरह सेम करंट जीरो जा रही है रिवर्स प्राइस में, और जब इसका ब्रेक डाउन हो गया तो उसके बाद इसकी करंट ग्रेजुअली जो है ना डिक्रीज कर रही है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अगर दे रहे हो तो 0.7 वोल्ट जो कि बैरियर पोटेंशियल है, उसके बाद आपका करंट फॉरवर्ड करंट स्टेडीली राइज कर रहा है, रैपिडली राइज कर रहा है। रिवर्स बायस के केस में आप जाते हो तो लॉन्ग वाई एक्सिस आप इस तरफ जा लॉन्ग एक्सिस आप इस तरफ जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज के बाद जाके आपके पास ब्रेक डाउन हो रहा है और रिवर्स बायस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास इसके क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डायोड के मॉडल के बारे में, ठीक है। डायोड के मॉडल्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। डायोड के मॉडल में पहली चीज़ ये आती है कि आपके पास डायोड का मॉडल क्या कहता है, आइडियल मॉडल है। अब आइडियल के केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, आइडियल के केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में किया, जैसे ही फॉरवर्ड बायस किया तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिस तरह से आप ये देख रहे हो, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास एक्चुअल बिहेवियर है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि आइडियल बिहेवियर ये होता कि जैसे ही मैंने उसको बायस वोल्टेज प्रोवाइड की, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज उसको मिली, 0 वोल्ट मिली, उसने कंडक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपके पास क्या होता है, एक्चुअली तो आपको पता है आपके पास ये होता है कि जब तक आप बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं करते हो तब तक करंट फ्रीली फ्लो नहीं करता। तो ये आपके पास क्या है, इसका आइडियल बिहेवियर है, ठीक है। आइडियल बिहेवियर क्या है, आइडियल बिहेवियर इस डायग्राम से आप देख सकते हो। सॉरी, ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना बच्चे? यस सर। इसका ये ब्लू आइडियल लाइन बिहेवियर अलोंग सर वाई तो एक्सिस क्या शो कर रही है कि जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0 वोल्ट से थोड़ा सा बढ़ाते हो, थोड़ा सा, जैसी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज उसकी 0 से थोड़ी सी बढ़ती है तो वो अलोंग वाई एक्सिस क्या करता है, स्टेडीली राइज करना शुरू कर जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आइडियल डायोड का बिहेवियर में क्या होगा, उसका बैरियर पोटेंशियल इग्नोर होगा, ऐसे ही है। बैरियर पोटेंशियल हम इग्नोर करते हैं आइडियल केस में, हम कहते हैं कि बस जैसे ही हम एग्जैक्टली सर। उसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दें, जैसे ही पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव दें तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो पहली चीज़ हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बैरियर पोटेंशियल जो है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये समझ आइए मेरी बात की कि आइडियल मॉडल में हम बैरियर पोटेंशियल क्यों इग्नोर कर रहे हैं। हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो देखो आप जिस तरह इसकी एग्जांपल लो, आप 0. फॉर एग्जाम्पल आप 0.2 अप्लाई कर रहे हो, 0.1 यहाँ जा रहा है और 0.1 यहाँ जा रहा है, तो आइडियल बिहेवियर में हम यही कहेंगे कि 0.1 यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो बस इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आपको पता है एक्चुअली ये होता है कि जब तक इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप नहीं होंगे तब तक ये फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे। लेकिन आइडियली हम यही चाहते हैं, ये आइडियली ऐसा होने चाहिए कि बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे ही आप उसको थोड़ी सी बिल्कुल माइन्यूट सी पॉजिटिव वैल्यू देते हो तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाए और उसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। ये जो वर्टिकल आपके पास ब्लू लाइन है ये शो करे। सेकंड आपके पास ये हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन क्या शो करी है कि जब आप रिवर्स बायस करते हो, ये वी रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पास ये अलोंग वाई एक्सिस है, नहीं अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास रिवर्स बायस करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास अगर कोई चीज जो है उसको रिवर्स बायस डायोड को कर रहे हो तो आइडियली वो करंट को अलाउ ही ना करे। हालांकि एक्चुअल बिहेवियर अभी हमने देखा है, इसका एक्चुअल बिहेवियर क्या कहता है कि करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होता है,
ठीक है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन हम आइडियली ये कहते हैं कि ब्रेक डाउन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज होगी। और थर्ड चीज क्या है कि इसकी डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होती है, नेग्लेक्ट होती है। क्यों होती है डायनामिक रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट? इसलिए डायनामिक रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होती है कि जब आपके पास वोल्टेज और करंट का स्टडी राइज है, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास उसकी रेजिस्टेंस डायनामिक नहीं है, वो चेंज नहीं हो रही, सारे केसेस में वो एक ही रह रही है। तो आइडियल डायोड मॉडल में हम बैरियर पोटेंशियल को भी नेग्लेक्ट करते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करते हैं, और हम करंट को भी क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। ये इस डायग्राम को शो किया हुआ है, इसमें एक तो ये शो किया जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो वो एक क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, एक क्लोज पाथ की तरह सिंपल काम कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है जो फॉरवर्ड बायस करंट है। और जब आप रिवर्स बायस कर रहे हैं उसको, तो वो क्या कर रहा है, वो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, कि ओपन सर्किट में आपको पता है करंट फ्लो करता ही नहीं है। तो ये आइडियल बिहेवियर शो करे, हमें पता है कि एक्चुअली करंट फ्लो करेगा, लेकिन आइडियली क्या आपके पास करंट फ्लो नहीं करना चाहिए रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करना चाहिए, कि जैसे ही आपके पास फॉरवर्ड बायस हो तो बस करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 0.7 वोल्ट जब तक ड्रॉप नहीं होगा तब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। आज के लेक्चर के लिए बच्चे इतना ही है। ठीक है, ये दोनों लेक्चर्स इंशाल्लाह आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लेना, फिर इंशाल्लाह ओके सर। मुलाकात होगी। ठीक है, सर क्विज कब होगा? तो इस बच्चे मैं बता दूंगा, आप किसी यार को मैसेज करूंगा लास्ट। ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर।